Hello students, welcome to AS Tutorials. Today we are going to continue our second chapter from economics, that is people as resource. So students, last lectures में हमने पढ़ा था about the fourth factor of production, correct? हमने first chapter में 4 factors के नाम पढ़े थे, land, labor, physical capital and human capital, जिसमें से 3 हम अपने last chapter में ही complete कर चुके थे. अभी हमारा फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, दैट इज़ ह्यूमन कैपिटल. सो स्टूडेंट्स, हमने देखा था दैट कंट्री का जो पॉपुलेशन होता है वो कंट्री के लिए एक असेट होता है, वो कंट्री के लिए एक रिसोर्स होता है, करेक्ट. एंड पॉपुलेशन रिसोर्स कैसे बन सकता है? अगर हम उसमें इन्वेस्टमेंट करें तो. इन्वेस्टमेंट कौन से फॉर्म में होनी चाहिए? इन्वेस्टमेंट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन. अगर हेल्थ एंड एजुकेशन का इन्वेस्टमेंट हमने किया है तो ऑटोमेटिकली हमारी कंट्री का जो पॉपुलेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रिसोर्स में. नाउ ये टॉपिक के लिए हमने 2 स्टोरीज पढ़ी थी, द स्टोरी ऑफ साकाल एंड विलास. हमने देखा था दैट साकाल जब यंगर था तो उस टाइम पे उसके पेरेंट्स ने उसके एजुकेशन पर इन्वेस्टमेंट किया. ही वॉज हेल्दी एंड कुछ ईयर्स के बाद उसको एक प्राइवेट फर्म में जॉब मिली, उसका प्रमोशन हुआ एंड उसकी अर्निंग्स बढ़ी. किसकी वजह से हुआ ये पॉसिबल? बिकॉज ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन. वहीं पर उसके फ्रेंड विलास की भी स्टोरी हमने पढ़ी थी. वी सॉ दैट विलास हेल्दी नहीं रहता था, विलास रेगुलरली स्कूल अटेंड नहीं करता था एंड ड्यू टू दैट रीज़न कुछ ईयर्स पास होने के बाद जो उसकी पोजीशन थी वो उसी पर रहा, वो ज़्यादा अर्निंग्स नहीं कर पाया. सो इन शॉर्ट ये दोनों स्टोरीज से हमने क्या समझा था? दैट हेल्थ और एजुकेशन पॉपुलेशन को रिसोर्स बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर हेल्थ एंड प्रॉपर एजुकेशन नहीं है तो पॉपुलेशन लाइबिलिटी भी बन सकता है. देन उसके बाद हम लोगों ने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा था, करेक्ट. व्हाट आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़? कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने के रिटर्न्स में इफ़ यू गेट मनी तो उसे हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी. हमने 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा था, 3 सेक्टर्स के बारे में पढ़ा था, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर, ठीक है. सो प्राइमरी सेक्टर में कौन सी एक्टिविटीज़ आती है? द एक्टिविटीज़ विच आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द नेचर. एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग, ये सब कौन से सेक्टर की एक्टिविटीज़ है? प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज़ है. देन सेकेंडरी में आता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, दैट इज़ रॉ मटेरियल्स को किस में हम कन्वर्ट करते हैं? फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं. एंड तीसरा हमारा आता है टर्शरी सेक्टर. टर्शरी सेक्टर में सारी सर्विसेज आती है. सो टर्शरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं. क्लियर? यहाँ तक हमने अपना टॉपिक कल कंप्लीट किया था. आज कंटिन्यू करते हैं विथ क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन. आई टोल्ड यू दैट अगर हम पॉपुलेशन में प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ एंड एजुकेशन, तो हम अपने पॉपुलेशन को रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो ये टॉपिक में हम एजुकेशन और हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे एंड वी विल सी दैट कैसे हेल्थ और एजुकेशन पॉपुलेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है. लेट्स स्टार्ट इट. The quality of population depends upon the literacy rate, health of the person indicated by life expectancy and skill formation acquired by the people of the country. The quality of the population ultimately decides the growth rate of the country. Illiterate and unhealthy population are liability for the country. Literate and healthy population are an asset. क्या बताया हुआ है यहाँ पे? देख, पॉपुलेशन की क्वालिटी किस पर डिपेंड करती है? पॉपुलेशन की क्वालिटी डिपेंड करती है फर्स्ट लिटरेसी रेट, कितना एजुकेटेड है पॉपुलेशन. सेकंड, हेल्थ, कितना हेल्दी है पर्सन. थर्डली, स्किल्स कौन सी है उसके पास. अगर हेल्थ, एजुकेशन एंड स्किल्स एक्वायर्ड है तो वो पॉपुलेशन कंट्री के लिए एक असेट की तरह काम करता है, करेक्ट. एक प्रॉपर्टी की तरह काम करता है जो हायर रिटर्न्स प्रोवाइड करता है. लेकिन अगर पॉपुलेशन अनहेल्दी है, इलिटरेट है, स्किल्ड नहीं है, तो ये सब पॉपुलेशन किसकी तरह वर्क करेंगे? लाइबिलिटी की तरह. मतलब इन शॉर्ट एवरी टाइम कंट्री को इनके लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे
ये लोग कंट्री को हायर रिटर्न्स नहीं देंगे। कौन? जो अनहेल्दी लोग हैं, जो इलिटरेट लोग हैं, वो लोग कंट्री के रिसोर्सेज को कंज्यूम करेंगे लेकिन कोई भी नया रिसोर्स डेवलप नहीं करेंगे। वेरेज जो हेल्दी पॉपुलेशन है, जो एजुकेटेड पॉपुलेशन है, वो रिसोर्स कंज्यूम भी करेगा प्लस एक्स्ट्रा रिसोर्सेज जनरेट भी करके देगा। तो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि अगर एक कंट्री को डेवलप होना है तो कंट्री का पॉपुलेशन लिटरेट होना चाहिए और हेल्दी होना चाहिए। ठीक है, एजुकेशन से स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे फिर से हमें साकाल की स्टोरी दी हुई है टू शो द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। Sakal's education in the initial year of his life bore him the fruits in the later years in terms of good job and salary. We saw education was an important input for the growth of Sakal. It opened new horizons for him, provided new aspirations and developed values of life. Not only Sakal, education contributes towards the growth of society also. It enhanced the national income, cultural richness and increased the efficiency of governance. क्या दिया हुआ है यहाँ पे? दैट साकाल की अर्ली लाइफ में जो उसने एजुकेशन लिया, उस एजुकेशन के फ्रूट्स उसको उसकी लेटर लाइफ में मिले। ठीक, अगर वो एजुकेटेड नहीं होता तो उसको इतनी अच्छी जॉब नहीं मिलती। वो एजुकेटेड था, दैट वाज द रीज़न ही गॉट द गुड जॉब, उसने अच्छा अर्निंग लिया। नाउ एजुकेशन से सिर्फ इंडिविजुअल का बेनिफिट नहीं होता, एजुकेशन से पूरी सोसाइटी का बेनिफिट होता है। अगर एक एजुकेटेड पर्सन है तो वो अपने लिए तो जॉब क्रिएट कर ही सकता है, उसके साथ साथ वो अदर पीपल को भी, दूसरे लोगों को भी लाइवलीहुड अर्न करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ दे सकता है। नेक्स्टली, एजुकेटेड पर्सन ज़्यादा अर्न करता है। अगर अर्न ज़्यादा करता है तो वो नेशनल इनकम को बढ़ाता है, कंट्री का इनकम इंक्रीज़ होता है, कंट्री की एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है, गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है, टैक्स की वजह से इवन गवर्नेंस का लेवल भी इम्प्रूव होता है। सो एक एजुकेटेड पर्सन अपनी लाइफ तो बेटर करता ही है, बट उसके साथ साथ में जिस सोसाइटी में, जिस कंट्री में वो रह रहा है, उस कंट्री को भी एक बेटर लिविंग प्लेस बनाता है। There is a provision made for providing universal access, retention, and quality in elementary education with a special emphasis on girls. There is also an establishment of pace setting of schools like Navodaya Vidyalaya in each district. Vocational streams have been developed to equip large number of high school students with occupation related to knowledge and skills. The plan outlay on education has increased from rupees 151 crore in first plan to rupees 3,766.90 crores in the 11th plan. ओके, क्या बताया हुआ है? सबसे पहले हम ये टेबल देखेंगे। ये टेबल में आपको इंडिया का लिटरेसी रेट बताया हुआ है, कब से लेके 1951 से लेके 2011 तक का लिटरेसी रेट हमें बताया है यहाँ पे। सी, अभी नेक्स्ट लिटरेसी रेट कब आएगा? 2021 में, जब नेक्स्ट सेंसस होगा। सो 2011 जो है वो हमारे लिए लेटेस्ट डेटा है ना, क्योंकि अभी तक नया सेंसस नहीं हुआ है, हमारे पास न्यू ऑफिशियल डेटा नहीं है। सो अब तक का जो लास्ट सर्वे था, हमारा लास्ट सेंसस था, वो कब हुआ था? 2011 में हुआ था। सो 1951 में आप देख सकते हो कि एजुकेशन मेनली कितना था? अराउंड 30%। कितना था? अराउंड 30%। एंड 2011 में यू कैन सी कि एजुकेशन कितना है? मोर देन 80% है। कितना है? मोर देन 80%। अच्छा, अभी यहाँ सॉरी इट इज़ लेस देन 80%। इट इज़ लेस देन 80%। अराउंड हम कह सकते हैं कि 74 या 75% एजुकेशन है, जिसमें आप देख सकते हो कि मेल का एजुकेशन इज़ मोर एंड फीमेल का एजुकेशन इज़ लेस, है ना। ये शो करता है कि कंट्री में मेल एंड फीमेल को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती रिलेटेड टू एजुकेशन। हमने लास्ट लेक्चर वाले टॉपिक में देखा था दैट वुमेन्स के पास एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ कम होती है। सो यहाँ पर वही दिया हुआ है हमें दैट
मेल हैव मोर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, इसलिए उनका एजुकेशन रेट ज़्यादा है, वेर एज वुमेंस का एजुकेशन रेट बहुत कम है. अब हमें यहाँ पे बताया है दैट गवर्नमेंट ने क्या क्या प्लानिंग्स की है या गवर्नमेंट ने क्या क्या इनपुट दिया है इन इंक्रीज ऑफ एजुकेशन. सो यहाँ पर आप देख सकते हो दैट हर एक एरिया के अंदर गवर्नमेंट ने स्कूल्स एस्टैब्लिश किए हुए हैं, प्लस गर्ल्स के एजुकेशन के लिए, बिकॉज वी हैव सीन कि गर्ल्स को एजुकेशन कम मिल रहा है. हमने देखा ऊपर कि गर्ल्स का एजुकेशन रेट टोटल से भी कम है, एंड अगर हम मेल फीमेल एजुकेशन रेशियो कंपेयर करें तो वहाँ पर भी फीमेल का एजुकेशन कम है. सो इसके लिए गवर्नमेंट ने डिफरेंट एलिमेंट्री स्कूल्स स्टार्ट किए हैं, जिसमें स्पेशल एम्फोसिस किस पर दिया गया है, गर्ल एजुकेशन पर. नेक्स्टली गवर्नमेंट का 1951 में एजुकेशन एक्सपेंसेस कितना था, 151 करोड़. कितना था, 151 करोड़, जो अब इंक्रीज होकर कितना हो चुका है, 3766 या 67 करोड़ ही हम बोल सकते हैं. सो दिस शोज कि गवर्नमेंट ने एजुकेशन पर एक्सपेंसेस इंक्रीज किए हैं, गवर्नमेंट एजुकेशन पर इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही है. The expenditure on education as a percentage of GDP rose from 0.64% in 1951 to 3.3% in 2013-14. ओके, क्या बताया हुआ है यहाँ पे, दैट इवन अगर हम परसेंटेज वाइज भी देखेंगे तो परसेंटेज वाइज भी एजुकेशन पर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है. गेटिंग, गवर्नमेंट पहले एजुकेशन पर कम खर्चा करती थी, बट राइट नाउ गवर्नमेंट एजुकेशन पर ज़्यादा खर्चा कर रही है. द लिटरेसी रेट have increased from 18% in 1951 to 74% in 2010-11. Literacy is not only a right, it is also a need if the citizens are to perform their duties and enjoy their rights properly. However, a vast difference is noted across different sections of population. Literacy among males is nearly 16.6% higher than females, and it is about 16.1% higher in urban area as compared to the rural areas. क्या दिया हुआ है यहाँ पे, लिटरेसी के बारे में हमें बताया है दैट 1951 में हमारा लिटरेसी रेट कितना था, ओनली 18% था. कितना था, 18%, जिसमें मेल का ज़्यादा था, फीमेल्स का कम था. एंड 2011 में लिटरेसी रेट हमारा कितना इंक्रीज़ हुआ, 74%. ये शो कर रहा है गवर्नमेंट के एफर्ट्स पर, जो गवर्नमेंट ने लास्ट 50-60 ईयर्स में एजुकेशन के फील्ड में जो एफर्ट्स डाले हैं वो शो होते हैं दैट 60 ईयर्स में हमारा लिटरेसी रेट 18% से इंक्रीज होकर कितना हो गया, 74%. नेक्स्टली यहाँ पे क्या बताया है कि लिटरेसी दैट इज़ एजुकेशन सिर्फ हमारा राइट नहीं है, नीड भी है. अगर आपको अपने ड्यूटीज़ अच्छे से परफॉर्म करने हैं, अगर आपको अपनी लाइफ एंजॉय करनी है, अगर आपको अपने राइट्स एंजॉय करने हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अच्छा, अब ये तो हमने ओवरऑल लिटरेसी रेट के बारे में पढ़ा. अब हमें नेक्स्टली बताया है दैट हमारी कंट्री के अंदर लिटरेसी रेट मेन एंड वुमेन दोनों में डिफरेंस है. अगर हम टेबल देखेंगे, हमारा लास्ट टेबल देखेंगे, तो वहाँ पर आप देख सकते हो येलो पार्ट जो है 11 में ही हम देखते हैं, ये येलो पार्ट जो है वो फीमेल लिटरेसी है, एंड ये जो पिंकिश पर्पल है वो कौन सा है, मेल. सो यू कैन सी दैट कि फीमेल का लिटरेसी रेट कितना है, अराउंड 60s के आसपास में है, एंड मेल का कितना है, मोर देन 80%. करेक्ट. तो यहाँ पर हमें बताया है दैट मेल का लिटरेसी रेट 16.6% ज़्यादा है एज कंपेयर टू फीमेल. सो ये शो करता है कि कंट्री के अंदर फीमेल्स को एजुकेशन की कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है. In 2011, literacy rate vary from 94% in Kerala to 62% in Bihar. ये क्या बता रहा है, that highest literacy rate कौन से स्टेट में था, in Kerala, that was 94%,
और लोएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ पर था? बिहार, दैट इज कितना? 62%. The primary school system has expanded to over 7.68 lakhs in 2004-05. Unfortunately, the huge expansion of school has been diluted by the poor quality of schooling and high dropout rates. क्या बोला है कि 2 schools increase हुए, है ना? क्या बताया हमें यहाँ पे? दैट 2 एजुकेशन बढ़ाने के लिए, वुमेन्स को, फीमेल्स को एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए, अर्बन रूरल एरिया में लिटरेसी रेट बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने स्कूल्स तो एस्टैब्लिश बहुत सारे किए, लेकिन स्कूल का जो परफॉर्मेंस था वो अप टू द मार्क नहीं था. दैट इज़ पुअर क्वालिटी था एजुकेशन का. एंड सेकेंडली क्या बोला हुआ है यहाँ पे? दैट ड्रॉप आउट रेट्स बहुत ज़्यादा थे. ड्रॉप आउट रेट्स मतलब जब एडमिशन होता है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स स्कूल ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन आइदर वो रेगुलर नहीं आते, दैट इज़ हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार, या तो ऐसे आते हैं, या फिर मिड टर्म से ही वो लोग स्कूल लीव कर देते हैं. गेटिंग? मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट ने एफर्ट्स दिए कि ज़्यादा स्कूल सेटअप किए सो दैट रूरल एरिया में लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके. फीमेल्स के लिए भी डिफरेंट स्कीम्स के अंडर उन लोगों ने एजुकेशन स्टार्ट किया, लेकिन फर्स्टली स्कूलिंग का क्वालिटी प्रॉपर नहीं था. सेकेंडली ड्रॉप आउट रेट्स बहुत ज़्यादा थे, जिसकी वजह से लिटरेसी रेट जितना प्लान किया था उतना एक्सपांड नहीं हुआ. सर्व शिक्षा अभियान is a significant step towards providing elementary education to all the children in the age group of 6 to 14 years by 2010. क्या बोला हुआ है यहाँ पे? दैट गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी या एक स्कीम स्टार्ट की थी, दैट वाज सर्व शिक्षा अभियान. नाउ सर्व शिक्षा अभियान का मेजर एम क्या था? एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करना, दैट इज एजुकेशन अप टू 8th स्टैंडर्ड. और गवर्नमेंट का प्लान क्या था? दैट 2010 तक जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी बच्चे हैं जो 6 to 14 ईयर के एज ग्रुप में आते हैं, उन सबको एजुकेशन प्रोवाइड करना. इन शॉर्ट, जो हमारा चाइल्ड पॉपुलेशन है उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना, सो दैट वो एजुकेटेड यूथ बने. गेटिंग? ये गवर्नमेंट का प्लान था. It is a time-bound initiative of the central government in partnership with the state, the local government, and the communities for achieving the goal of universalization of elementary education. Along with it, bridge courses and back-to-school camps have been initiated to increase the enrollment in elementary education. Midday meal scheme has been implemented to encourage attendance and retention of children and improve their nutritional status. These policies could add to the literate population of India. Now, सर्व शिक्षा अभियान जो है वो बेसिकली किसका प्लान है? सेंट्रल गवर्नमेंट का प्लान है. एंड इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट और लोकल गवर्नमेंट्स का भी पार्टनरशिप लिया है, बिकॉज विदाउट उनके सपोर्ट के सर्व शिक्षा अभियान का जो प्लान है वो हम अचीव नहीं कर सकते. नाउ यहाँ पर गवर्नमेंट ने ये प्लान क्यों रखा था? सो दैट हर स्टूडेंट को एजुकेशन मिले. जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स हैं उनको स्कूल में वापस लेकर आना, ये सब काम भी गवर्नमेंट कर रही थी. नाउ इसके पीछे गवर्नमेंट ने एक और स्कीम स्टार्ट की, मिड डे मील स्कीम. सर्व शिक्षा अभियान को एकम्प्लिश करने के लिए गवर्नमेंट ने एक और स्कीम स्टार्ट की, दैट वाज मिड डे मील. मिड डे मील स्टार्ट करने का रीज़न था अटेंडेंस इम्प्रूव करने के लिए. ठीक, बिकॉज इन स्कूल्स में बेसिकली जो पुअर स्टूडेंट्स होते हैं वो पढ़ते हैं, है ना. कंपलसरी नहीं, लेकिन बेसिकली इन स्कूल्स में जो पुअर स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ते हैं. सो गवर्नमेंट ने मिड डे मील रखा ताकि बच्चे रेगुलरली स्कूल आए. बिकॉज फूड का प्रॉब्लम्स होता है, तो वो प्रॉब्लम ना हो इसके लिए पेरेंट्स क्या करेंगे? बच्चों को स्कूल भेजेंगे कि एटलीस्ट दे विल हैव द फूड. तो ये मिड डे मील स्कीम स्टार्ट किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे रेगुलरली स्कूल आए. एंड सेकेंडली इसका एम क्या था?
दैट उन बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशंस भी मिल सके, बिकॉज दे आर पुअर, वो क्या खाते हैं, उनको न्यूट्रिशन मिलता है या नहीं, उसका भी श्योरिटी नहीं था. सो मिड डे मील स्कीम के पीछे गवर्नमेंट का 2 एजेंडाज था. पहला, अटेंडेंस इम्प्रूव करना. पहला एजेंडा क्या था? टू इम्प्रूव द अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट्स. पहला एजेंडा क्या था? टू इम्प्रूव द अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट्स. एंड दूसरा एजेंडा क्या था? दैट स्टूडेंट्स का, चिल्ड्रंस का जो न्यूट्रिशनल लेवल है वो इंक्रीज होना चाहिए. ठीक है, ओके. The 11th plan endeavored to increase the enrollment in higher education of the 18 to 23 years age of 15% by 2011-12 and to 21% by 12th plan. The strategy focuses on increasing access, quality, adoption of state-specific curriculum modification, vocationalization and networking on the use of information technology. The plan also focuses on distant educational convergence of formal, non-formal, distant and IT educational institute. Over the past 50 years, there has been a significant growth in the number of universities and institutes of higher learning in specialized areas. Let us read the table to see the increase in number of college, universities, enrollment of students and recruitment of teachers since 1951 to 2011-12. Okay, क्या बोला हुआ है यहाँ पे? That पहले प्लान्स में गवर्नमेंट ने बेसिक एजुकेशन, दैट इज एलिमेंट्री एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस किया था. देन उसके बाद 11th प्लान में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था टू इम्प्रूव दी हायर एजुकेशन, क्योंकि एलिमेंट्री एजुकेशन से जॉब्स नहीं मिलती. सो गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया था? दैट दे हैव टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन. एजुकेशन के साथ साथ उन्होंने IT सेक्टर के एजुकेशन के लिए भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट सब ओपन किए, वहाँ पर भी लोगों को बेनिफिट्स प्रोवाइड किए, सो दैट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो वहाँ पर इंक्रीज हो सके. अभी हमें एक टेबल दिया है, इस टेबल में हमें बताया है दैट 1951 से लेके 2011-12 या 12-13 तक कितने स्टूडेंट्स इंक्रीज हुए हैं, कितनी यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेजेस कितने बड़े हैं एंड नंबर ऑफ टीचर्स कितने हायर किए गए हैं. सो आप देख सकते हो इन 2051 नंबर ऑफ कॉलेजेस 750 थे, यूनिवर्सिटीज़ 30 थी, स्टूडेंट्स 2,63,000 थे एंड टीचर्स कितने थे? 24,000. अब यहाँ पे नेक्स्टली हमें किसका डेटा दिया हुआ है? 2007 और 8 का हमारे पास कंप्लीट डेटा है, बाकी हमारे पास प्रॉपर डेटा नहीं है, तो हम 2008 को रिफ़र करते हैं. नंबर ऑफ कॉलेजेस 18,064 है, यूनिवर्सिटीज़ 378 है, स्टूडेंट्स 14 लाख है एंड टीचर्स 4,92,000 है. उसके नेक्स्ट ईयर में आप स्टूडेंट्स देख सकते हो 28 लाख, और अभी स्टूडेंट्स और भी ज़्यादा इंक्रीज हुए. तो ये हमें शो करता है दैट धीरे धीरे करके एजुकेशन का जो इम्पोर्टेंस है वो इंक्रीज होता जा रहा है. यहाँ पर हमारा एजुकेशन का टॉपिक कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट लेक्चर में हम हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, वी विल सी दैट कि जैसे एजुकेशन के फील्ड में गवर्नमेंट ने इतने सारे इम्प्रूवमेंट्स किए हैं, इन द सिमिलर मैनर इन द फील्ड ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ने क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स किए हैं. थैंक यू स्टूडेंट्स.